स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है एटम्स के ऊपर, तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है 12.1, उसमें ये कहा हुआ है चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द क्लूज गिवन एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट। A part is the size of atom in Thomson model is dash the atomic size in the Rutherford model much greater than, no different from, much less than। तो इनके साइज़ के बारे में हमने कंपैरिजन बताना है कि क्या थॉमसन के एटम मॉडल में एटम साइज़ बहुत बड़ा था या उसके तकरीबन बराबर ही था या बहुत छोटा था। तो हमें पता है कि इट इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम। तो पहले ऑप्शन में हम लिखेंगे नो डिफरेंट फ्रॉम। तो बी में आ जाता है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम वाइल इन डैश इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स। तो हमें थॉमसन मॉडल रदरफोर्ड मॉडल दिया है। तो आपको पता है थॉमसन मॉडल में स्टेबल होते हैं, तो रदरफोर्ड मॉडल में उनको नेट फोर्स जो है वो लगती है। तो पहला जो ब्लैंक है उसमें थॉमसन मॉडल आ जाएगा और दूसरे ब्लैंक में रदरफोर्ड मॉडल आ जाएगा। सी पार्ट जो है ए क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन डैश इज डूम्ड टू कोलैप्स थॉमसन मॉडल रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल में इसमें जो एटम है वो कोलैप्स हो सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डी जो पार्ट है एन एटम हैज़ नियरली कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन ए डैश बट हैज़ हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन डैश। तो किस में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है मास की और किस में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो थॉमसन मॉडल में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है और रदरफोर्ड मॉडल में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है। उसके बाद ई पार्ट आ जाता है डी पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम पोजेसेस मोस्ट ऑफ द मास इन रदरफोर्ड मॉडल बोथ द मॉडल्स, इट विल बी इन द बोथ द मॉडल्स। तो उसके बाद नेक्स्ट हम पार्ट देख लेते हैं 12.2। इसमें यह बात बताई गई है सपोज यू आर गिवन ए चांस टू रिपीट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग ए थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ द गोल्ड फाइल। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज सॉलिड एट टेम्परेचर बिलो 14 केल्विन। व्हाट रिजल्ट्स डू यू एक्सपेक्ट। तो इसमें यह बात कही गई है कि जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, अगर आपको कहा जाता है कि उसको रिपीट करो, तो आपने उसको जब रिपीट करना है तो लेकिन गोल्ड फाइल के बदले हमें एक हाइड्रोजन की शीट दी गई है। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो सॉलिड में फॉर्म में होगी बिलो 14 केल्विन टेम्परेचर। तो आप क्या रिजल्ट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो हमें पता है जैसे अल्फा पार्टिकल इज़ मच हैवियर देन हाइड्रोजन न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल जो है उसका मास हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है। तो दैट इज़ मच हैवियर दैन द हाइड्रोजन न्यूक्लियस। तो इसलिए हाइड्रोजन का न्यूक्लियस उसके ऊपर कोई खास असर नहीं डाल पाएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन विल ऑल्सो बी वेरी स्मॉल बिटवीन दैम, क्योंकि चार्जेस बहुत ही कम हैं हाइड्रोजन के बीच में भी के न्यूक्लियस में भी बहुत कम चार्ज है, अल्फा पार्टिकल का भी बहुत कम चार्ज है, तो इसलिए रिपल्शन जो है बहुत कम होगी। तो दस द अल्फा पार्टिकल विल स्कैटर थ्रू वेरी स्मॉल एंगल्स सो द साइज ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस कैन नॉट बी फाउंड विद दिस मेथड। तो हम हाइड्रोजन का जैसे वहाँ पर हमने जो गोल्ड के न्यूक्लियस का हमने साइज़ का अंदाज़ा लगा लिया था अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, तो लेकिन यहाँ पर हम हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का साइज़ जो है वो फाइंड नहीं कर पाएंगे। 12.3 A difference of 2 electron volts separates the energy levels in an atom. What is the frequency of the radiation emitted when the electron makes a transition from upper level to the lower level? तो दो लेवल्स हैं उनके बीच में जो एनर्जी की सेपरेशन है, एनर्जी का डिफरेंस है, वो है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर, तो कितनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन निकलेगी। एनर्जी है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जिसको जब हम जूल्स में चेंज करते हैं तो वो बन जाएगा, जूल्स में कैसे चेंज करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है जूल्स में चेंज हो जाएगा।
तो अब एनर्जी किसके बराबर होती है, एच न्यू के। न्यू किसके बराबर होता है, ई बाई एच के। तो एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। जब हम उससे डिवाइड करेंगे वी विल गेट फ्रीक्वेंसी ऑफ 5.55 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। उसके बाद 12.4 द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल कितनी है। हमने जब एनर्जी की एक्सप्रेशन की थी हाइड्रोजन एटम में, हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी होती है -ke²/r, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू 1/2 ke²/r, ठीक है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को दैट इट इज इक्वल टू -1/2 EP। ये बिल्कुल साफ है, दोनों एक्सप्रेशंस को अगर हम देखेंगे तो 1/2 तो ke²/r के बदले हम EP लिख सकते हैं, तो साथ में माइनस भी, -1/2 EP। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, EP प्लस E के, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, एंड दैट इज गिवन -13.6। तो EP माइनस EK के बदले, यानी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके बदले हम लिख सकते हैं -1/2 EP, दैट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1/2 EP विल बी इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो EP किसके बराबर हो जाएगा, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, -1/2 EP। तो जितना हमारे पास EP आया है तो उतना EP हमारे पास कितना आया, -27.2। तो उसका भी हमने माइनस ले लेना है, दैट बिकम्स प्लस, तो डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद 12.5 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये है, ए हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल एब्जॉर्ब्स फोटॉन विच एक्साइट्स इट्स टू द n इक्वल टू 4 लेवल, डिटरमिन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। तो हमने इसमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है फोटॉन की। जब हाइड्रोजन एटम जो कि ग्राउंड स्टेट में था, जब हमने उसके ऊपर एक फोटॉन गिराया तो वो जंप कर गया 4th लेवल पर। तो हमने बताना है कि जो फोटॉन है, जो हमने फोटॉन गिराया उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कितनी है। एनर्जी जो होती है -13.6 अपॉन n² EV होती है। तो ग्राउंड स्टेट में -n को 1 पुट करेंगे, ठीक है, n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो n को 1 पुट करेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब n 4 हो जाएगा तो E4 किसके बराबर हो जाएगा, -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। डिफरेंस दोनों की एनर्जी का कितना बन जाएगा, E4 माइनस E1, तो डिफरेंस करेंगे 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनता है। तो एनर्जी फोटॉन की कितनी बन गई, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी का फोटॉन गिराएंगे तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा फर्स्ट लेवल से 4th लेवल पर। इसको हम जूल्स में चेंज कर सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग इट विथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये जूल में बन जाएगा 20.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल बन जाएगा। तो एच न्यू किसके बराबर होता है, जो एनर्जी है उसको हम एच न्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एच न्यू इज इक्वल टू 20.4 इंटू 10⁻⁻19। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाएगी, एच नीचे आ जाएगा, एच की वैल्यू हम लिख लेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34। ये हमारे पास बन जाएगा 3.08 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो वेवलेंथ किसके बराबर होती है, सी बाई न्यू। तो सी की वैल्यू जो है 3 इंटू 10⁻8, और न्यू कितना है 3.08 इंटू 10⁻15 जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो ये किसके बराबर बन जाएगा 9.74 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। उसके बाद 12.6 जो क्वेश्चन है उसमें ये बताया हुआ है, यूजिंग द बोहर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन द n इक्वल टू 1, 2 and 3 लेवल्स। बी कैलकुलेट ऑर्बिटल पीरियड इन ईच ऑफ दीज लेवल्स। तो आपको पता है स्पीड जो होती है किसी भी ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में, वो किसके बराबर होती है, Vn।
velocity जो स्पीड है इन द nth ऑर्बिट will be equal to 1.137 c by n। तो n को हम पहले 1 पुट कर लेंगे, अगर फर्स्ट ऑर्बिट का देखना है तो हमारे पास बनेगा 2.18 इंटू 10⁻⁶। अगर हम इसको 2 पुट करेंगे तो आएगा 1.09 इंटू 10⁻⁶। अगर 3 पुट करेंगे तो 0.73 इंटू 10⁻⁶। तो बी पार्ट जो है टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू जो 2πr डिवाइडेड बाई वी। तो इसमें हमारे पास ये जो बन जाता है, अगर हम यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर लेते हैं या r की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो रेडियस होता है हाइड्रोजन एटम का उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा कि ये वैल्यू बन जाएगी n² अपॉन 2πme² kv। ये वैल्यू बन जाती है। तो जब हम n को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 1.52 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। तो इसी तरह n2 और n3 पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद 12.7 क्वेश्चन जो है इसमें यह है द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। व्हाट आर द रेडियाई इन ऑफ द n इक्वल टू 2 एंड n इक्वल टू 3 ऑर्बिट्स। तो रेडियस का जो फार्मूला होता है, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इंटू n का स्क्वायर, वेयर r1 हमें दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो रेडियस है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर है, रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ऑर्बिट। तो जब हम n को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास n जो है 1 है, तो r1 कितना हो जाएगा 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। n को 2 पुट करेंगे तो 2.12 इंटू 10⁻10 मीटर। n को 3 पुट करेंगे तो 4.77 इंटू 10⁻10 मीटर एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 12.8। इसमें ये कहा हुआ है कि ए 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर। व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स विल बी एमिटेड। ठीक है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसमें कितनी एनर्जी है 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसको गैसियस हाइड्रोजन के ऊपर बम्बार्ड किया जाता है। तो कौन सी हमारे पास व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स विल बी एमिटेड। तो इसमें हम एनर्जी जो होती है hc/λ होती है। लैम्डा किसके बराबर होता है hc/e। तो h की वैल्यू लिख दो, c की वैल्यू लिख दो। h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो e जो है वो हमें दिया गया है 12.5, तो इसको कन्वर्ट कर लो किस में, जूल्स में। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके तो ये हमारे पास आ जाता है 0.994 इंटू 10⁻⁻7, या जिसको हम कह सकते हैं 99 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर जो होता है 99 नैनोमीटर जो होता है ये किस में आ जाता है, ये जो 99 नैनोमीटर आ गया ये प्रोड्यूस कर सकता है बाल्मर सीरीज़ और लाइमन सीरीज़। हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन जो है 12.9। इन अकॉर्डेंस विद द बोहर्स मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर दैट कैरेक्टराइजेज द अर्थ्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन in an orbit of radius 1.5 into 10⁻11 meter with orbital speed 3 into 10⁻4 meter per second. Mass of earth is equal to 6.0 into 10⁻24 किलोग्राम। तो बोहर की जो एटम मॉडल है उसके हिसाब से फाइंड द क्वांटम नंबर। तो हमने क्वांटम नंबर फाइंड करना है किसका, अर्थ का। जब वो सन के आसपास रिवॉल्व करेगी तो उसका ऑर्बिटल रेडियस कितना होगा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी 3 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। तो मास हमें अर्थ का दिया गया है 6 इंटू 10⁻24। तो बोहर की थ्योरी के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम जो होता है mvr दैट इज इक्वल टू nh/2π। तो n किसके बराबर होगा, n जो है दैट विल बी इक्वल टू 2π mvr/h। हम सब चीज़ों की वैल्यू लिखते हैं 2, पाई के बदले 3.14, तो इसके बदले हम लिख लेते हैं 6 इंटू जो मास है 6 इंटू 10⁻24। तो वेलोसिटी जो है 3 इंटू 10⁻4 हमें दी गई है। तो
इसका जो रेडियस है वो दिया गया है 1.5 इंटू 10⁻11, तो डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज 6.63 इंटू 10⁻−34, तो इसमें बन जाएगा, इसको जब कैलकुलेट किया जाता है 2.54 इंटू 10⁻84, ये इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बन जाएगा अर्थ का जब वो अपनी ऑर्बिट में घूमेंगी इन अकॉर्डेंस विद बोहर्स एटम मॉडल।